Namaste, and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology means science or truth, the study of truth, and opposite of that is mythology, which means science or study of fake life or imagination. तो दो सेनेटर अमेरिका के, ब्लूमेंथाल और लिंडसे ग्राहम, दोनों को आप सब जानते हैं, और प्लस 82 सेनेटर्स टुगेदर कंबाइंड. अमेरिकन कांग्रेस में करीब 100 सेनेटर्स होते हैं और 82 मेजॉरिटी. दे हैव कम टुगेदर टू पुट 500% टैरिफ जो है ऑन चाइना, और इंडिया को भी थ्रेटन किया है बिकॉज इंडिया इज़ बाइंग रशियन ऑयल. लेकिन ऐसा क्यों किया? आपको अमेरिका का इतिहास जानना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका का इतिहास मेरी बुक से ही है, गोल्ड ग्लोरी एंड गॉड, है ना. तो मैं इसमें एक गवर्नर थे, मैकडूगल, गवर्नर मैकडूगल, नाम सुनिएगा. उन्होंने बोला था, अ वॉर ऑफ एक्सटर्मिनेशन विल कंटिन्यू टू बी वेज्ड बिटवीन द रेसेस until the Indian race becomes extinct. Indian मतलब Native Americans की race. This is what European settlers did to the natives of California. California legislatures enacted laws to legalize slavery of Indians, मतलब Native Americans. Native Americans were not given voting rights and access to the legal system because they were not considered human. You know? ये गवर्नर का एड्रेस है. तो स्पेनियर्ड्स ने पहला कांटेक्ट किया 1600 में कैलिफोर्निया को. उसके बाद वो गए थे सुर कैलिफोर्निया वाज द फर्स्ट कांटेक्ट विद साउथ कैलिफोर्निया, और नॉर्थ कैलिफोर्निया में मैक्सिको में है, उसको बाहा बोलते हैं. और फिर अल्टा कैलिफोर्निया जो है, जहाँ आज अमेरिका का कैलिफोर्निया, वो अल्टा कैलिफोर्निया है. तो यहाँ पे बहुत नेटिव अमेरिकन्स थे उस समय. जो फ्रांसिस्कन एडमिनिस्ट्रेटर जो था चर्च का, कैथोलिक चर्च का, हुनिपेरो सेरा और गैस्पर डी पोर्टोला, दे ट्रेवल टू सैन डिएगो ऑन फुट फ्रॉम एनसेनाडा टू बिगिन सेटिंग अप द फर्स्ट 21 कोस्टल मिशंस. तोलोआ, शास्ता, करोक, यूरोप, विलिकट, चुमाश, अल्की, किताम्यूक, सेरानो, गेब्रियल, लुसियानो, कुइला, कुमियाया, लसिक, नोगातल, विंतुन, नाहा, याही, मैदू, मिंतुन, सिंक्योने, वैलाकी, कैतो, यूकी, प्रोमो, लेक मिवोक, वापो, कोस्ट मिवोक, मिवोक, इंटीरियर मिवोक, वापो, कोस्ट मोनाचे, योकुट, ये सब कैलिफोर्निया की नेटिव अमेरिकन पॉपुलेशंस थी. और ओरेगन में 1 मिलियन से ज़्यादा लोग थे नेटिव अमेरिकन्स. तो 1830 से पहले काफ़ी करीब 2 लाख लोग यहाँ पे रहते थे. 2 लाख लोग, 2 लाख. और नेटिव पॉपुलेशन यहाँ की 2.5 लाख थी, जिसको स्पेनिश चर्च ने, कैथोलिक चर्च ने पहले बंदी बनाया. फिर उनकी लैंड से पर टैरिफ लगाए. फिर 1864 में, 1846 में जब एंग्लो सैक्सन्स ने मैक्सिकन्स को डिफीट किया, देन दे फाइनली क्रिएटेड तब उन्होंने पहली बार जाके हार मानी. पहली बार जाके मैक्सिकन जब हार मानी तो बाउंड्री बन गई. और बाउंड्री के बनने के बाद करीब 1,80,000 नेटिव को रिजर्वेशन डालना शुरू किया. उन्होंने शहरों से निकालना शुरू किया. मिशन सी जेल थे. ठीक है, मैं क्यों बता रहा हूँ, थोड़ा सा इतिहास थोड़ा सा बता रहा हूँ, फिर मैं करंट अफेयर्स में आऊँगा. तो ये कैलिफोर्निया का इतिहास है. और ये मैक्सिको, न्यू मैक्सिको, टेक्सास, यहाँ पे ये सब हुआ है. लेकिन इतना क्योंकि कैलिफोर्निया का जो नेटिव अमेरिकन पॉपुलेशन था काफ़ी वेल मैनर्ड था, अच्छा पॉपुलेशन था, है भी वेरी गुड पीपल. लेकिन ये सारा जो सिस्टम जो किया गया वो इसलिए किया गया ताकि वो ज़मीन को छीन सके एंग्लो सैक्सन. वहाँ पे एक कंट्री बना सकें जहाँ पे वो लोग रह सकें, सिर्फ दूसरे कोई ना हो.
वही लोग हों जो यूरोप से आए हैं सेटलर्स, उनकी ये रेस रहे और इसको यूएस आर्मी ने लीड किया और इस पूरे लैंड को ऑक्यूपाई करके अब यहाँ से जो भी गुड अंदर जाएगा बाहर जाएगा उस पर टैरिफ लगाया। इसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं थी, कोई इंडस्ट्री नहीं थी, कुछ नहीं। टैरिफ के बेसिस पे गवर्नमेंट चलती थी और लोग जो थे अंदर जो थे वो काम करते थे छोटी छोटी जॉब्स में, प्लम्बिंग, कारपेंट्री और छोटी मोटी जॉब करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट खुद की थी और चर्च के साथ कोलैबोरेट करके सबको कन्वर्ट कराओ ताकि वो हमारे जैसा सोचें, हमारी भाषा बोले, हमारे जैसा सोचें। इस तरह अमेरिका बना टैरिफ से, क्योंकि इंजेन्युइटी तो कुछ थी नहीं, कुछ क्रिएटिविटी भी नहीं थी। ये जो बाद में इंजेन्युइटी और क्रिएटिविटी आई है वो आई है सेटलर्स जो वर्ल्ड वॉर 2 में भागे। तो उन्होंने देखा कि जो प्रोडक्शन लाइन्स उन्होंने बताई तो उनको समझ में आया कि वेपन्स कैन बी ए वेरी लुक्रेटिव सेल्स। लेकिन दूसरे देशों को कैसे दबाया जाए, क्योंकि उन्होंने जब ये टैरिफ वाला सिस्टम लगाया और यहाँ पे एक करेंसी बनाई जिसकी वैल्यू उन्होंने खुद ही में डाली कि हम, क्योंकि अब टैरिफ में लोगों को अंदर भेजना है सामान, उसकी वैल्यू उन्होंने खुद ही बनाई कि ये हमारी वैल्यू है, हम इतना खरीद सकते हैं। और ये वैल्यू उन्होंने दुनिया में बताई, लोगों ने मान भी लिया। कोई इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन नहीं हुआ, कोई इंटरनेशनल नेगोशिएशन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो इस तरह एक हाई वैल्यू इकॉनमी बनाई ताकि लोग एक्सपोर्ट कर सकें और ये लोग उसका ज़्यादा पैसा दें तो लोगों को ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। उनको मालूम था बाहर की कॉस्ट तो ऑलमोस्ट फ्री है क्योंकि आप ही कंट्रोल कर रहे हैं दूसरी लैंड्स को। इन्होंने सारा एंग्लो सैक्सन कॉलोनियल लैंड्स यूज़ किया और वहाँ से चीप एक्सपोर्ट्स किए और यहाँ पे उन्होंने मनमाना प्राइस आपस में चार्ज करके हाई वैल्यू बना के आपस के अंदर ही उसका हाई वैल्यू बना दिया। तो अमेरिकन्स वर पेइंग 20 टाइम्स और 30 टाइम्स इन 1846 उसी गुड्स का जो मैक्सिको में बनते थे या किसी और देश में बनते थे जो एंग्लो सैक्सन कंट्रोल था। बाद में धीरे धीरे 1970s तक वो प्राइस डिफरेंशियल हो गया 1000%। वो इंटरनल इकोनॉमी की वजह से, क्योंकि इंटरनल इकोनॉमी में हर किसी को पैसा बनाना है, हर किसी को सैलरी चाहिए, हर किसी को एक लाइवलीहुड मेंटेन करना है, उस हिसाब से उन्होंने प्राइसेस निर्धारित करना शुरू किया। बाहर किसी को बताया नहीं आप कितना पे करते हैं, है ना। वो उनका इंटरनल सप्लाई चेन का मैकेनिज्म था, नेगोशिएट करके सस्ता खरीदो और यहाँ पे आके बेचो और गुड्स जो आएंगे उनमें भी टैरिफ लगेगा और वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कॉस्ट में कि लोग खरीदेंगे और वो भी आपको पैसा देंगे। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1930s के रिसेशन के बाद ये प्रोसेस थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया और धीरे धीरे इट वाज इम्पॉसिबल टू सर्वाइव ऑन दैट। तब आता है 60s में कोल्ड वॉर पीक पे था। सोवियत यूनियन एक और मॉडल पे चल रहा था जो चर्च पे आधारित था, कम्युनिज्म। कैथोलिक चर्च, ऑर्थोडॉक्स चर्च का सेम प्रोसेस था जिसमें हर चीज़ इज़ ओन्ड बाय गॉड, मतलब उनका इमेजिनरी सिस्टम में गॉड को रिप्लेस कर दिया स्टेट से। सेम कैथोलिसिज्म माइंडसेट। स्टेट में हर चीज़ डिपेंडेंट ऑन द स्टेट। स्टेट ही आप गॉड है और वही आपको सप्लाई करेगा गुड्स, और जो भी पेजेंट्स हैं उनको ग्लोरीफाई किया जाएगा, जो रिच हैं उनको कर्टेल किया जाएगा, क्योंकि नोबडी शुड बी एबल टू कीप प्रॉफिट्स एक्सेप्ट द गवर्नमेंट। इससे सब कुछ राशन सिस्टम हो गया, एक्सेसिव यूटिलाइजेशन ऑफ चर्च माइंडसेट, एक्सेसिव। अमेरिका ने 60s के क्राइसिस में कैपिटलिज्म को यूज़ किया। कैपिटलिज्म में मतलब स्पेंड इकोनॉमी, खर्चा करो ताकि इंटरनल प्राइसेस मेंटेन रहे। आप में से जो पुअर है आपको ज़रूरत नहीं है इस इकोनॉमी में, चाहे आप अगर मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं, अर्न नहीं कर सकते, यू आर नॉट नीडेड इन द इकोनॉमी। स्टेट इज़ नॉट ए वेलफेयर स्टेट, एग्जैक्टली अपोजिट। प्रोटेस्टेंटिज्म वर्सेस कैथोलिसिज्म, ये मंत्र आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इसको नहीं समझेंगे तो आपको करंट समझ में नहीं आएगा। जितने भी एडम स्मिथ हैं ये सब है, ये सब प्रोटेस्टेंटिज्म की प्रोडक्ट है, जिनको बॉस्टन ब्राह्मण्स भी बोलते हैं या फिर वाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट्स भी बोलते हैं, वास्प भी बोलते हैं। तो दोनों सिस्टम्स का कॉन्फ्लिक्टिंग माइंडसेट है। एक में
चर्च या स्टेट बन गया हेड, एक में बन गया बिजनेसमैन द हेड। और 1973 के बाद 73 में फिएट डॉलर पेट्रोल से कनेक्ट हुआ, गैसोलीन से कनेक्ट हुआ, क्योंकि गैसोलीन गाड़ियाँ चलती थी। फ्यूचर में ये चीज़ कनेक्ट हो जाएगा लिथियम से या रेयर अर्थ से। दैट सिस्टम दे आर वर्किंग ऑन। रेयर अर्थ से जब कनेक्ट होगा यही सिस्टम, तो सेम तरीका का पॉलिसी चलेगा। जिसके पास ज़्यादा रेयर अर्थ है वही गाइड करेगा। और अमेरिका को सारी दुनिया के रेयर अर्थ चाहिए, जो अभी चाइना ओन करता है। चाइना ओन 60%, क्योंकि चाइना इसमें थोड़ा आगे था। क्योंकि चाइनीज़ ने 70s के बाद जो उसने ग्रोथ किया है वो अमेरिकन इकॉनमी पे बेसिस पे की है कि उनको गुड्स सप्लाई करना चीप, जो अमेरिका को पसंद था। एवरीबडी इन अमेरिका मेड प्रॉफिट, सेम लाइक ओल्ड टाइम्स। पहले मैक्सिको से लेते थे, साउथ अमेरिका से लेते थे, या कई और देशों से लेते थे, इंडिया इंक्लूडिंग। अब वो लेते थे, अब वो उन्होंने उसको रिप्लेस करके चाइना को डाल दिया। सारा अपना मैन्युफैक्चरिंग उधर भेज दिया, चीप गुड्स मैन्युफैक्चर करके आ रहे हैं। इंटरनल इकॉनमी स्टिल हाई। इस तरह डॉलर का प्राइस हाई रहा बिकॉज ऑफ चाइनीज़ गुड्स। पहले पेट्रोलियम, फिर चाइनीज़ गुड्स। और लोगों को स्पेंड करने की इंटरनल जो हाई वैल्यू है, दे कैन अफोर्ड एनीथिंग। मर्जी आया डॉलर प्रिंट करो, मर्जी आया नहीं करो। कोविड के बाद ये पोल इनकी खुल गई, लेकिन फिर भी पेट्रोल बेस्ड डॉलर है। अगर डी डॉलराइजेशन नहीं करना है तो पेट्रोल बेस्ड डॉलर है, तो पेट्रोल तो फिर भी चाहिए। गाड़ियाँ अभी भी पेट्रोल पे ऊपर चल रही हैं 70% या ज़्यादा, 80% चल रही हैं गाड़ियाँ पेट्रोल पे। और रेयर अर्थ का कमोडिटी इतना ज़्यादा है नहीं, क्योंकि चाइना कंट्रोल करके रखता है। तो दे हैव टू रिवर्ट बैक नाउ टू द पेट्रोल बेस्ड इकोनॉमी। कोई और चारा नहीं है। अगर आपको इंटरनल प्राइसेस को या स्पेंडिंग हैबिट्स को मेंटेन रखना है, जो सो कॉल्ड हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग अमेरिका मेंटेन होती है, उसमें सबके मार्जिन्स इंक्लूडेड हैं। तो हर लेवल पे आपको somebody earns something and that's how everybody has the money and the money is distributed। लेकिन टॉप पे जो मेजर परसेंटेज चला गया, वो चला गया फ्यू बिग कॉर्पोरेट्स को। एंड वो चाहे इकॉनमी किसी भी कंडीशन में हो, दे विल कीप बिकमिंग रिचर। ये एक ऑन द ग्राउंड थोड़ा, आई एम नॉट इकोनॉमिस्ट, लेकिन ये मैथमेटिक्स है, इकोनॉमी भी नहीं है। इस तरह हाई वैल्यू इकोनॉमी को बना के रखा गया अमेरिका में, विच इज़ अ वेरी यूनिक मॉडल। लेकिन गलती क्या हो गया अभी कि चीन के पास वो मेजर कंट्रोल करता है रेयर अर्थ। तो आप लड़ेंगे तो नहीं डायरेक्टली चीन से, और उससे आप गुड्स भी लेते हैं, और उसकी रशिया के साथ भी अच्छी पहचान है, ताकि वो सस्ता ऑयल भी लेता है, उसकी सारी इंडस्ट्रीज चल रही हैं। आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते, बिकॉज बिना चीन को ब्रेक किए हुए ये अपने जो उनकी जो कपलिंग इकॉनमी जो है चीन के साथ, उसको ब्रेक किए हुए बगैर आप वापस दो लोगों को डरा नहीं सकते। आपको इस रिलेशनशिप को ब्रेक करना ही पड़ेगा किसी भी तरह। तो सडनली पॉलिटिशियंस जो कि 90s तक चाइना के गुण गाते थे, 2018 तक गुण गाते थे, 2020 तक गुण गाते थे, सडनली आपने ट्रैक चेंज किया, कोऑपरेट किया उन्होंने कोविड के लिए, क्योंकि अब फौजी पकड़ में आ गया। और आपने एक ऐसी डेंट लगाया पब्लिक इमेज में कि चीन खराब देश, क्योंकि अमेरिका को एक एनिमी चाहिए। और ये एनिमी जो है इतना पावरफुल हो गया उनके पैसे से, उसने उस एनिमी ने, मतलब चीन की बात कर रहा हूँ, कि चीन ने इनका ही स्ट्रेटेजी यूज़ करके इनको ही डिपेंडेंट कर दिया मैन्युफैक्चरिंग में। पहले इन्होंने दूसरों को बेचने के लिए डिपेंडेंट कर दिया था, सब लोग अमेरिका बेचना चाहते थे। अब मुझे बताइए 200 मिलियन लोग कितना खरीद सकते हैं, कितना खरीद सकते हैं, कितना कंज्यूम करेंगे? वेस्टेज, लॉट ऑफ वेस्टेज, हर चीज़ में बड़ा बड़ा खरीदो खरीदो खरीदो, बिकॉज द वॉल्यूम हायर। तो उससे क्या हुआ, प्रॉफिट्स के चक्कर में पीपल बिकेम ओबीस। आप कितना खिलाओगे इस शरीर को? ह्यूमन शरीर है, उसको उतना ही खाना चाहिए जितना वो खा सकता है, पेट छोटा है। लेकिन वेस्टेज कर करके, वो हैबिट्स डाल के उन्होंने स्पेंडिंग हैबिट्स को मेंटेन रखा। कोविड के बाद शॉक लगा, सारी सप्लाई चेन्स बंद हुई, और पॉलिटिकल नैरेटिव के चक्कर में चाइना ने भी थोड़ी रोक लगाई सामान बेचने की। उनको भी समझ में आया कि मुझे
20 साल 30 साल लगा $3 ट्रिलियन की इकॉनमी, $3 ट्रिलियन पैसा जमा करने के लिए, इन्होंने तो एक ही साल में प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे ट्विस्ट आता है स्टोरी में। आज अब इनको लगा कि अगर हमने चीन को तोड़ा नहीं तो रशिया भी स्ट्रांग होता रहेगा। रशिया तो स्ट्रांग हो ही रहा है, यूक्रेन वॉर के बाद डबल स्ट्रांग हो गया। अब जियोपॉलिटिक्स को समझिए कि यूक्रेन का युद्ध इसलिए किया गया था ताकि अमेरिकन आर्म्स मैन्युफैक्चरर्स को प्रॉफिट मिले, क्योंकि प्रीवियस पॉलिटिकल लॉबीज ऐसी थी, फार्मास्यूटिकल लॉबीज इतनी स्ट्रांग थी। लेकिन कोविड में भारत जैसे देश आगे आ गए तो वो लॉबी भी टूट गई। अब लोगों को पता लगा कि भाई बाहर तो ड्रग की प्राइसेस बहुत ही कम है, यहाँ पे तो डबल प्राइस, क्योंकि वो उनको पुराना मॉडल समझ में नहीं आया, उनको ओरिजिनल अमेरिका समझ में नहीं आया। ओरिजिनल अमेरिका कुछ और ही है। और इतने सारे इमिग्रेंट दूसरे देशों से आए तो उनको लगा कि ये इकॉनमी तो नॉर्मल नहीं है, ये तो काफ़ी इकॉनमी काफ़ी वल्नरेबल है। तो उस तरह की माइंडसेट भी एडमिनिस्ट्रेशन में घुसी। लेकिन सडनली एंग्लो सैक्सन्स जग गए, बोलते कि अरे हम तो फ्री में खा रहे थे, ये लोग हमारी तो हालत ख़राब हो जाएगी। हम लोग तो फ्री में खा रहे थे, फ्री में खाने की आदत पड़ गई थी हम लोगों को, हम वेस्टेज कर रहे थे, लेज़ी थे, पैसा कमा रहे थे, पैसा इधर से उधर आ रहा था, हम कमा रहे थे, अब तो हम कमा नहीं सकते, अब क्या करें। तो सडनली अब इनको लगा कि पुराने मॉडल पे जाना चाहिए, टैरिफ। हमारा स्पेंडिंग पावर इतना ज़्यादा है, हम सब सस्ता खरीदेंगे और यहाँ पे बेचेंगे और अनटर्नली हम अपना शांति से रहेंगे, तो हम कोई युद्ध नहीं चाहते अभी। लेकिन क्या होता है, जब आपने इतने सालों से पूरी दुनिया में युद्ध लड़ा, इतने लोगों को बर्बाद किया, अब वो सब कर्म तो लगेगा। अब वो सब लोग यहाँ पे आएंगे, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो जब ये जो प्रेसिडेंसी आई है अभी इस समय जो आज चल रही है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला हम वापस ओल्ड मॉडल में चलते हैं, टैरिफ वाले मॉडल में। हम इंटरनल इकोनॉमी को हम वैसे रखेंगे, टैरिफ रखेंगे, लेकिन चाइना यहाँ पे वापस रोड़ा लग गया। बिकॉज चीन और रूस, एक के पास न्यूक्लियर वेपन्स है और गैस है और रेयर अर्थ है, दूसरे के पास भी रेयर अर्थ है, और उसके पास पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन इज एन एसेट, नॉट ए लायबिलिटी। समझे आप? भारत का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ भारत की जनसंख्या है। और उन्होंने तुरंत सोचा कि टैरिफ अब लगाएंगे, अब कैसे कंट्रोल किया जाए। भारत की इकोनॉमी तो हम पे डिपेंडेंट है नहीं, भारत हमको कुछ एक्सपोर्ट करता नहीं जो हम यूज़ करें, है ना। उन्होंने बोला चलो उन लोगों को निकालो जो यहाँ पे ज़्यादा सैलरी लेते हैं। तो इंडियन अमेरिकन्स, स्टूडेंट्स जो हायर एजुकेशन में वो फ्यूचर में जाके ज़्यादा सैलरी लेंगे, सबको निकालो, हमको अपने लोग चाहिए। वी इट्स ओके कि हम लोग जो हम प्रोड्यूस कर सकते करेंगे, नहीं तो हम चला लेंगे, पहले भी चलाया हुआ है। और भारत को इजीली कंटेन करना है तो पाकिस्तान के थ्रू कर लेंगे, ताकि वो उलझा रहे, इस बात पे ध्यान न दे हम लोग को क्या चल रहा है, और हमारे लिए हम उसके भी बिचौलिया करते रहेंगे। और रशिया को हम टैकल कर लेंगे, उसका गैस का सेल्स बंद करवा देंगे। तो इसलिए लिंडसे ग्राहम और ब्लूमेंथाल ने प्रपोजल किया 82 सेनेटर्स के अंदर मिलके कि अब 500% टैरिफ लगा देते हैं, धमकी देते हैं कि अगर चीन के ऊपर, क्योंकि चीन को ही तोड़ सकते, भारत को नहीं कर सकते, भारत को एक्सपोर्ट ही नहीं है यहाँ पे, तो चीन के ऊपर बोला हम आपके ऊपर लगा देंगे। और भारत के ऊपर क्या लगाया, 5% रेमिटेंस टैक्स। दुनिया भर को मालूम है मैक्सिमम मनी सेंड बाय इंडियन अमेरिकन जो H1B वीज़ाज पे हैं, नॉन इमिग्रेंट वीज़ाज पे, वो भेजते हैं, है ना। और वहाँ पे एग्जिट टैक्स लगा देंगे तो वहाँ से हमको पैसा आएगा, और यहाँ पे हम लगाएंगे टैरिफ इनके ऊपर, क्योंकि चाइनीज़ लोग इतना ज़्यादा, चाइनीज़ छोटी छोटी जॉब्स करते हैं, वो इतना ज़्यादा पैसा नहीं भेजते हैं, क्योंकि चाइना मेक्स मनी थ्रू मैन्युफैक्चरिंग, है ना। तो चाइना के ऊपर लगाएंगे तो उससे अब उनको क्या रीज़न चाहिए, क्योंकि रशिया जो है को हमको बर्बाद करना है। ओल्ड माइंडसेट वेंट बैक टू द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज। अब उससे क्या हुआ सुनिए, अब जो 500% जो टैरिफ लगाने की बात हो रही है, चीन तो हंस रहा है, तो लगा दो, कौन देगा, हमारा प्राइस तो बढ़ेगा, आप अपने लोगों पे लगा रहे हो टैरिफ, है ना, क्योंकि चीन तो बढ़ा देगा प्राइसेस। अगर आपको गुड्स अगर 500 का है, आप टैरिफ लगाते हो, एक्सपेंसिव हो जाएगा, लेकिन फिर भी लोग खरीदेंगे। यहाँ पे मार्जिन लोगों के कम होंगे, लेकिन फिर भी लोग खरीदेंगे, कहीं और से खरीद नहीं सकते उस वैल्यू में, उस वॉल्यूम में, क्योंकि कहीं और से खरीदेंगे तो प्राइसेस ऑलरेडी ज़्यादा होंगे।
ये सब इन्होंने सोचा नहीं और इन्होंने धमकियां देना शुरू किया। चीन क्या बोला, डजंट मैटर टू मी, नहीं खरीदो, हम कहीं और खरीद बेच देंगे, तो हम कहीं और बेच देंगे। अब यहाँ पे बात आके अटकी है। तो इसलिए अब एक नया पैतरा शुरू हुआ है, क्योंकि भारत ने अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ दिखा दी, चीन की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है और भारत की भी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, लेकिन भारत इज ए इंटरनल इकोनॉमी देश, 70% इंटरनल इकोनॉमी है, 30% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है। भारत को छू नहीं सकते, चीन से लड़ने की कोशिश कर सकते हैं लेकिन चीन को भी नहीं छोड़ सकते। अगर चीन से डिकपल किया तो इकोनॉमी ठप, समाज जो है उठ पड़ेगा, राइट्स हो जाएंगे यहाँ पे, आप चीन से भी नहीं कर सकते। तो धमकी देना शुरू कर दिया, 500% आप चीन के ऊपर, हम रशिया से खरीदेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यूरोप को बोला कि तुमको इंक्रीज़ करो, प्राइसेस को मिनी और कम करो ताकि तुम रशिया को हेल्प नहीं करो, यूरोप करने वाला नहीं। यूरोप बोलेगा भाई तुम्हारे चक्कर में हमारी इकॉनमी क्यों ख़राब करें, हमारे रिलेशन तो अच्छे हैं। यूके ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करके रखा हुआ इंडिया से, है ना, यूएस चाह रहा है साइन करने के लिए, और भारत को दबा के रखने के लिए इंजन्स पे उन्होंने पाबंदी लगाई, इंजन्स नहीं देंगे, स्लो डेलिबरेटली यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है। अब इसमें क्या अमेरिका ढूंढ रहा है? दोस्तों, मेरे बंधुओं, अमेरिका को भी मालूम नहीं है। ये जो उनको लग रहा है कि पुराना वर्ल्ड है जो हमारी धमकियां सुन के तुरंत बिक जाएगा, ऐसा नहीं है। अब एंग्लो सैक्सन्स को लगेगा, और चीन ने, किसी ने जवाब ही नहीं दिया। लिंडसे ग्राहम तो वैसे ही बकवास करता रहता है, तो किसी ने जवाब ही नहीं दिया। और मैं धर्म की दृष्टि से देखूं तो अब कोई चोरी करने भी नहीं दे रहा है पूरा दुनिया। तो अब इनके पास कोई और चारा बचा नहीं है क्रिप्टो की तरफ जाने के लिए, है ना। अब उनको लग रहा है कि ये तो कोई खरीदेगा नहीं, अब वो बकरे चाहिए। पाकिस्तान में बकरा मिल गया, अल्जीरिया एक बकरा मिल गया, और वहाँ पे बिटकॉइन को माइन किया जाएगा। उनको झूठ बोल के रेयर अर्थ खरीदे जाएंगे, क्योंकि अब उनको एक ही चारा दिख रहा है, रेयर अर्थ। तो एक नया कॉलोनाइजेशन ड्राइव शुरू हो रहा है थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रेयर अर्थ। और जो नया करेंसी बनेगा वो रेयर अर्थ के बेसिस बनाएंगे, गोल्ड के बेसिस नहीं बनाएंगे। कोशिश तो वही कर रहे हैं गोल्ड के बेसिस बने, लेकिन कोई गोल्ड बेच ही नहीं रहा। गोल्ड का प्राइस ऊपर जाता जाएगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा। तो ओनली थिंग चीपर कमोडिटी अवेलेबल इज रेयर अर्थ। 60% चीन का कंट्रोल और रशिया का कंट्रोल और बाकी देशों का कंट्रोल। अमेरिका के पास तो वो भी नहीं रहा। तो वेरी ट्रबलिंग टाइम्स कमिंग। और अमेरिका का टैरिफ सैंक्शन रिजीम, सैंक्शन बोल रहे हैं, सैंक्शंस की वजह से आज अमेरिका की ये हालत है। और सैंक्शंस और लगाएंगे तो वो, मतलब कोई और इनको रास्ता सूझ ही नहीं रहा है क्या करें। सो इन द एंड क्या मैं बोलना चाहता हूँ कि जिस तरह अमेरिका बना, ये मैंने किताब में उसको अच्छी तरह लिखा है, किस तरह अमेरिका बनाया गया, किस तरह कंट्रोल किया गया एक रीजन को, नेटिव्स को मार के, फिर उसको एक ट्रेडिंग आउटपोस्ट बना दिया गया। क्योंकि ट्रेड, इनको यही काम आता है, लोगों को दबाओ और ट्रेड करो और ट्रबल स्पॉट्स क्रिएट करो पूरी दुनिया में। वो उन्होंने किया। आउटकम क्या है इसका, ये सोचने की ज़रूरत है। ये जो 500% ट्रेड टैरिफ लगाने की बात करी है, उसका आउटकम क्या होगा? इसका आउटकम ये होगा कि अमेरिका का परसेंटेज ऑफ ट्रेड इन द ग्लोबल ट्रेड इज गोइंग टू रिड्यूस। और सेना है नहीं जो एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं। पहले क्या होता था, डच भी आते थे, सब मिलकर एशिया को लूटते थे, सस्ते से सामान खरीदते थे, अमेरिका में आके महंगा बेचते थे। भारत में आके योगा सीखेंगे, यहाँ पे आके डॉलर्स में कमाएंगे। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज बनी है, आयुर्वेद का चोरी करके आवेदा बना, उसके बाद में लैक्मी बन गया, ऐसे करके बहुत सारी कंपनीज बनाए जहाँ पे चीप प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया, एक्सपेंसिव प्रॉफिट्स हियर। अब लोगों को समझ में आ गया इनको कि इनका जो भी मॉडल था वो था फेक मॉडल, जो रियल इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स पे बेस नहीं था। और ये कम्युनिटी ने कभी भी कोई इकोनॉमिक बेस नहीं बनाया अदर देन फाइटिंग और ट्रेडिंग, इंटरनल ट्रेडिंग, एक दूसरे के लिए ट्रेडिंग, है ना। तो नाउ ये जो 500% टैरिफ की जो बात कर रहे हैं, सैंक्शन की बात कर रहे हैं, इट्स गोइंग टू फॉल ऑन फ्लैट फेस। वो नीचे गिरने वाला है
और कोई भी दुनिया में रेस्पॉन्स ही नहीं करेगा। जैसे मिडिल ईस्ट वालों ने किया, सारे झूठे झूठे प्रॉमिस दे दिए, 1.2 ट्रिलियन डॉलर, 3 ट्रिलियन डॉलर्स। इसने इधर आके बोल दिया मैंने 5 ट्रिलियन डॉलर्स एक महीने में रेस कर दिया। अगर तूने 5 ट्रिलियन डॉलर्स एक महीने में रेस किया है एक महीने में, तो तुम्हारा तो नोट थोड़ा कम प्रिंट करने चाहिए थे। अब तो बड़ा ने बिगर स्पेंडिंग बिल, तो जरूरत नहीं था ना, इनकम हो रही है तो जरा, क्योंकि सारा फेक न्यूज़ था। मतलब वो पैसा जो ऑलरेडी अमेरिका में था उसी को आप इन्वेस्टमेंट मान रहे हो, तो कैसे हो गया काम आपका? आपने लेफ्ट हैंड से पॉकेट से पैसा लिया, राइट हैंड में डाल दिया, सॉरी राइट पॉकेट में डाल दिया। तो ये आबरा का डाबरा स्कीम्स नहीं चलने वाली, नहीं चलने वाली। और इसलिए जितना भी सैंक्शंस और ट्रेड की बात करते हैं, टैरिफ की बात करते हैं, वो नहीं चल सकता। अब समय बदल गया है, अब मेहनत करना पड़ेगा, या करना चाहें तो मेहनत करना पड़ेगा, और नहीं करना चाहें तो बिकम ए सर्विस इकोनॉमी फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कैसे बन सकते हैं, क्या कर सकते हैं? स्कूल्स तो फेल हो रहे हैं, कॉलेजेस फेल हो रहे हैं, आपसे कोई इकोनॉमिक्स सीखना नहीं चाहेगा, इंजीनियरिंग आपके पास है नहीं, तो क्या देंगे दुनिया को? दैट इज अ मेजर क्वेश्चन। इनको ऐसा लगता है कि 82 सेनेटर्स डिसाइड किया दुनिया हिल जाएगी। फर्क नहीं पड़ता, भी सबको मालूम है क्या अमेरिका है, इट्स टू मच एक्सपोज्ड। क्या एआई से हेल्प होगा? नहीं, वो एआई का स्ट्रेंथ भी बाहर चला गया है। और अमेरिकन कॉरपोरेशंस का अमेरिका से कोई लगाव तो है नहीं, प्राइवेट है, इंडिविजुअल है, इंडिपेंडेंट है, वो कहीं भी जा सकते हैं। आई वोंट बी सरप्राइज कि स्पेस एक्स भी अमेरिका से बाहर चला जाए, आई वोंट बी सरप्राइज। तो आई एम लुकिंग एट all these talks of sanctions and tariffs as fake, practically not possible. What is the solution? Solution बस इतना ही है कि आप मैन्युफैक्चरिंग अमेरिकन टेक्नोलॉजीज या प्रोडक्ट्स का करो और उसको बेचो। उसके लिए आपको बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। ये जो फ्री ट्रेडिंग वाला इंटरनल था, एक्सटेंसिव प्रॉफिट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, वो चलने वाला नहीं है ना। बस इतना ही था बताने के लिए, इतिहास से कैसे कनेक्ट होता है हर चीज़। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और हमारे गुरुकुल को सपोर्ट करिए, हम लोगों को सपोर्ट करिए। थैंक यू, नमस्ते एंड जय जगन्नाथ।